96तम जयंती रे रविराय स्मारकी बक्तृता देवाई आज आम गहण उपस्थित अच्छा डॉक्टर तिस्ता शीतलवाद। आपण माने समस्ते आमर अनुरोध रक्षा करी रविरायंकर स्मृति आमे समस्ते तांकरी स्मृति रे आज भारत वर्षर जो सांवैधानिक संकट दे गति करुचु से संपर्क रे डॉक्टर तिस्ता शीतलवाद आछंती एवं आमे समस्त को एवं डॉक्टर शीतलवाद को स्वागत जनाऊँ। रविरायंकर जन्म 1926 मसीह नवेम्बर 26 तारिख रे भंवरागड़ एक मफसल अंचल एठू प्राय 30 किलोमीटर दूर रे तांकर जन्म होता है। सी जीवदशा केवे तांकर जन्म दिवस पालन करने को चाहू नथिले। तांकर मृत्यु हुए 2017 मसीह ता परठारु मनोरंजन प्रोफेसर मनोरंजन महांती अध्यक्षतार एक स्मृति कमिटी गठन करा जायछि। लोहिया एकाडेमी आनुकूल्य यही रविराय स्मृति कमिटी तरफ रविराय बक्तृता मालार आयोजन करा जायछि एवं लोहिया एकाडेमी सभापति श्रीजुक्त सादाचरण महांती तांकर भग्न स्वास्थ्य रे आपण देखिबे जे सी पुरी आछंती। तांकु आमे प्राय 2-3 वर्ष मना करचु जे आपण आसंतुनी, किंतु से डॉक्टर लोहिया एवं रवि राय प्रति एते समर्पित जे तांकु आमे मना करि पारुना। से आज आम गहण अछंती। जयप्रकाश एवं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कर जो विचार एवं जो स्वप्न ताकू केबे असमान करा जीवनी एवं ताकू आगू को नबा पाई एवं से विचार सहित जो मैंने अच्छी भिन्न भिन्न आदर्श को नहीं विचार को नहीं भी हो पारती गांधीवादी हो पारती आंबेडकरवादी हो पारती मानववादी हो पारती साम्यवादी समाजवादी उभय बहु पक्षर भी भिन्नता मतपार्थक्य थिले भी विचार भी, किंतु समस्त को एकाठी नवा समस्त को समान दवा विचार जो प्रतिबद्धता लोहिया एकाडेमी ताकू पाइबे मानिबे और सांप्रतिक स्थिति अनुसार देशर जो सांविधानिक कर्तव्य और संविधान प्रति जो कर्तव्य भी आमर जे संविधान को मानिबा संविधान अनुसार जो राष्ट्र निर्माण हवा कथा ता प्रति मध्य आमर कर्तव्य रहिबो। गणतंत्र जो बाट दे के देश रे चली ताकू तार सठिक मार्ग सठिक रास्ता को आने को समस्त को प्रयास करने को पड़ो। जो मैंने निज जीवन को निज निरापत्ता को निजर सुख को निजर स्वाच्छंद्य को विपन्न करिकी गणतंत्र शासन न्यायर शासन प्रतिष्ठा करने अन्यायर पीड़ित लोक मान सांगे निर्भरशीत छिड़ा प्रयास कर तिस्ता शीतलवाद भली आमे सेमान को सहयोगर हाथ बढ़ाइबा समर्थन जोगेबा और प्रमाणित करबा जे हमर विवेकटी एजाय मरे नहीं। I understood the introduction from Prafulla ji and Dr. Saab and Sudhir ji, and I just want to mention that the privilege of giving this lecture, such a prestigious lecture from a stalwart of both socialism and parliamentary democracy, Mr. Rabi Ray, who contributed to the deepening of our Indian democratic institutions at a gentler time, at a time when politics was civil, when politics was open, and it was possible to dream कि हमारा लोकतंत्र जो है वाकई ही मूल्याधिकार और निर्देशिक तत्व की तरफ बढ़ रहा है, that we are moving towards a society where social justice and
individual and collective freedoms would become a reality. He lived in that time. He made his mark at that time. Under the mentorship of Ram Manohar Lohia ji, the Socialist Party and the All India Samajwadi Yuvak Sabha, when he was elected in 1967 from the Puri constituency in Orissa, and then later as Member of Parliament and Speaker in the 9th and 10th Lok Sabha, his terms were memorable. India was actually finding its feet as a functioning democracy and was proudly taking its political leadership as part of the non-aligned movement. Within the Indian Parliament or with the Indian people, through the Lok Shakti Abhiyan, and even the Citizens' Initiative for Peace, Debate, Dialogue, Accountability in Government. These were key principal points for Rabi Reji. I wonder then what he would have said, a stalwart like him, to the India of 2022. वो क्या सोचते इस वक्त जब हम इस तरह की बातें पे चर्चा कर रहे हैं 26 नवंबर को, जो उनका जन्मदिन भी है और संविधान दिवस भी है। और ये सोच और सवाल हमारे बीच में घूमता है, जवाब पाने के लिए हम लोग बेचैन हैं कि आने वाले दिन में चुनौतियां क्या है। संवैधानिक मूल्य अधिकार को ज़्यादा मजबूत करने में और ऐसा समाज को प्राप्त करने में जहाँ पे निर्देशिक तत्व भी मजबूत रहे। आज हम दो निर्देशिक तत्व के बारे में बार बार सुनते हैं, गौ हत्या और यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर बहुत सारी और चीज़ें। Chapter 4 of the Indian Constitution envisages a society with a dignified living minimum wage, with health for the working class, fair distribution of land and agriculture. The right to life expanded for the right to education was through a principle which was a jurisprudential expansion between fundamental rights and directive principle. The right to legal aid, which my organization is so closely working with, Article 39. और आज हमारा देश 125 बिलियन पीपल, मगर पर इंडिविजुअल 25 पैसे पर इन्वेस्टमेंट है एक्सेस टू जस्टिस पर। मतलब हु कैन इवन अप्रोच द कोर्ट्स, कौन जा भी सकता है न्यायतंत्र की तरफ, कोई न्याय को एक्सेस कौन कर सकता है। ये तो हम दिन रात हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम के 10 जिलों में जहाँ हमारे साथी दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के नौजवान साथी का एक टीम 20-25 हमारे डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर मोटिवेटर हैं, 25 वकील हैं जो जिले जिले में परिवार के साथ पैरालीगल और लीगल एड देने का काम कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन फ्रेंड्स, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन है कि एनआरसी के तहत 19 लाख लोगों को नागरिकता से वंचित किया गया 31 अगस्त 2019 को, और डाउटफुल वोटर और डिक्लेयर फॉरेनर को लेकर अगर आप आंकड़े जोड़ देंगे आसाम में, तो कुल मिला के 22 लाख लोग, 22 lakhs people and their families out of a population of 3.3 crores is completely caught in this conundrum of being declared non-Indian. It's like a civil death. क्या होता है अगर आपको कल कहा जाएगा कि आप भारतीय नहीं हैं, आप ये देश के नहीं हैं? What happens? It's like a civil death. आपका अस्तित्व नहीं रह जाता वो गांव में, वो शहर में। कागजात के लिए आप पीछे पागल ढूंढते हैं, छोटी मोटी आपके जेवर ज़मीन की जो संपत्ति है आप वकीलों के खर्चे में बेच देते हैं। एंड द एंटायर सोसाइटी इज कॉट इन अ सोशल टर्मोइल, क्योंकि शुरुआत हुई थी कि एक तबके के खिलाफ एक मुहिम चलाने की, एक मजहबी तबके के खिलाफ, मगर जब आंकड़े बाहर आए 19 लाख लोगों के, तो पता चला कि वो तबका से 5.5 लाख था, बाकी आपके बंगाली हिंदू, गोरखा, राजवंशी, संथाली, ओडिया, झारखंडी,
सब शामिल हैं जिसको नागरिकता से बाहर किया। इसीलिए 2019 के दिसंबर महीने में जब वो कानून पारित किया गया, नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर हमारे अल्पसंख्यक बहन भाइयों ने आंदोलन छेड़ा क्योंकि उनका अस्तित्व का मामला था। उस वक्त हम लोगों ने, मेरे संगठन ने 300 से ज़्यादा मीटिंगें ली ग्रामीण महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ये समझाते हुए लोगों को हमारे आसाम के अनुभव को लेकर कि आप ये मत समझिए कि कोई एक तबका ही इससे टारगेट होने वाला है। अगर नागरिकता को दस्तावेज से जोड़ा जाएगा, इफ सिटीजनशिप इज determined on the basis of documentation, which is anti-constitution and anti the original act of 1955, तो कोई ये जाल से नहीं बच सकता। दिन रात आप अपने पट्टे के कागज ढूंढते, बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढते, ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढते, पासपोर्ट ढूंढते, बैंक अकाउंट ढूंढते। कितने लोगों के पास वो 9 कागजात हैं जिसमें आपका नाम भी सही है और आपका एज भी सही है? आप मुझे बताइए। मेरे पास तो सब में गलती है। तो उसकी वजह से आपको बाहर रखा जाएगा क्योंकि एक छोटे मोटे बाबू के हाथ में वो पावर दिया जाएगा टू डिक्लेयर यू अ डाउटफुल सिटीजन। इसीलिए हमने समझाया था उस वक्त लोगों को कि सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ इस्लामिक देशों से जो अल्पसंख्यक जो वहाँ पे अत्याचार के लिए यहाँ पे आए हैं उनको नागरिकता ज़रूर उनको दीजिए, नागरिकता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत साथ साथ हमारे तमिलनाडु के भी भाई बहन जो श्रीलंका से आते हैं, या हमारे रोहिंग्या भाई बहन, या हमारे अहमदिया भाई बहन अगर आते हैं, उनको भी मत भूलिए। इतना ही मेरा हमारा कहना था। और पहली बार आप हमारे कानून में धन की लकीर मत खींचिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। और किसान हो, आदिवासी हो, सबसे ज़्यादा प्रवासी कामगार हो, ये पूरे तबके हमारे वंचित होने वाले हैं अगर हम ये गहराई से, गंभीरता से ये इफ़ यू डू नॉट रिकग्नाइज द डेंजर ऑफ दिस ट्रॉइका, CAA, NRC एंड NPR। मगर खैर, मुझे दूसरी भी कुछ बातें आपके सामने रखनी थी क्योंकि जैसे सुधीर जी ने कहा कि ये भाषण नहीं होगा, कुछ बातें हम रखेंगे, उसके बाद चर्चा भी कर सकते हैं। कि सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार होने के नाते सवाल जो बार बार घूमता है हमारे दिमाग में कि देश की लोकशाही किस तरह बदली है, हमारे लोकशाही के ढांचे को जकड़ कहाँ से पहुंची है। How is the parliament today stranglehold? How is there a stranglehold rather on Indian parliament? I don't have all the answers, but I can just offer some insights. The state of the nature of the Indian state appears to have changed. The complete and brazen transfer of public resources to private capital. And with no debate, with no discussion among the stakeholders. I mean, मुझे तो लगता है कि आज हमारे भारतीय रेल का हाल अगर आप देखेंगे तो रोना आ जाता है। इंडियन रेलवेज, जो इंसान रोज़ाना टिकट खरीद के अपने गांव जाते थे, हर दिन मजदूर, किसान वगैरह वगैरह, क्या उनको टिकटें मिलती है कि नहीं, तत्काल का दाम कितना है, टिकटों का दाम कितना है, इसके ऊपर चर्चा न्यूज़ आवर में क्यों नहीं होती, टेलीविज़न पर नहीं होगी? क्योंकि जैसे मैंने पी साईनाथ से एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया था 2014 में, और उन्होंने आंकड़े दे के मुझे समझाया था कि तीसरा 542 जो आपके सीट है सांसद में, उसमें से 2/3 लोग बिलियनर हैं। मतलब बिलियनर का शब्द मुझे हिंदी में नहीं पता, मतलब अरबपति। तो वो अरबपति जो हैं 2/3 जो सांसद में बैठे हैं, वो या तो माइनिंग कंपनी के ओनर है, या टेलीकॉम के ओनर है, या तो फिर
टेलीविज़न कंपनी के। तो ये 3 चीज़ों को के मालिक है वो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लोकशाही पे जकड़ और स्ट्रैंगल होल्ड कहाँ से आ रहा है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्ज़ा, उसके ऊपर डिबेट नहीं अलाउ करना, डिस्कशन नहीं अलाउ करना, आंदोलन जब छेड़ा जाए लोगों के बीच उसको किस तरह तोड़ना, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वेपनाइज करना। मुझे अभी भी याद है कि जब ताड़ा पोटा कानून लाए गए थे 10-10 साल के लिए, अभी तो यूएपीए तो हमारा परमानेंट कानून बन गया है कानून में, तब तो 10-10 साल के लाए गए थे। तब ताड़ा का भी इस्तेमाल अल्पसंख्यकों से बहुत पहले WTO और गैट के विरुद्ध जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था आंध्र प्रदेश और गुजरात में। राष्ट्र प्रेम की परिभाषा को बदल दीजिए कि राष्ट्र प्रेम की परिभाषा क्या है? भूखमरी, गरीबी, गैर बराबरी पे चर्चा करना, ये तो राष्ट्रद्रोही की बात होगी क्योंकि आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप पूरी परिभाषा बदल दें और उसके बाद कानून का गैर इस्तेमाल करके आप आंदोलन तोड़ने का काम करें। इसका मतलब है कि आंदोलन फिर छेड़ना मुश्किल होता है, बांधना मुश्किल होता है। फिर भी मैं मानती हूँ कि 2019 में जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन छेड़ा गया और उसके बाद ठीक 9 महीना 10 महीना 1 साल के बाद जब किसान आंदोलन और भी मजबूत छेड़ा गया, वो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा की एक प्रतीक है कि ये हालात में भी आंदोलन जारी रखा जा सकता है। और मुझे लगता है हमें समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता का जो एक रोल है आज के भारत हिंदुस्तान में, दे हैव कंप्लीटली एब्डिकेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मीडिया। उसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कह ही नहीं सकते अभी उनको मैं बस कॉरपोरेट मीडिया कहती, कॉरपोरेट ओन्ड मीडिया कहती या कमर्शियल मीडिया कह दीजिए, क्योंकि उनको कुछ भी फोर्थ एस्टेट के जो हमारे वैल्यूज़ थे जब हम पढ़ते थे कि नीतियों से सवाल करो, पावर में बैठे हुए लोगों को प्रश्न पूछो, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, उसके ऊपर चर्चा करो और उस तरह की बातें छेड़ो जो आवाम और जनता की बातें हैं। मगर नहीं, पूरे दिन रात 1-2 चैनल को छोड़ के आपको वैसी चर्चा मिलेगी जो समाज में हर वक्त नफरत फैलाने का काम करे। और मुझे लगता है कि दिस एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द मीडिया, और हमने देखा महामारी के वक्त भी किस तरह कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरह का जिहाद, किस तरह का नहीं जिहाद, कहना भी बुरा लगता है इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इट वॉज अ कंप्लीट एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द हिंदी एंड सम इंग्लिश चैनल्स ऑल्सो। और आपने सरकार की भी नीति चला दी उससे साथ साथ। तो सरकार की नीति, कॉरपोरेट की नीति एक ही हो गई और साथ साथ जो हमारा जन जंगल ज़मीन का कानून है FRA 2006, मुश्किल से 60-70 साल के संघर्ष के बाद हमारे वन में रहने वाले साथियों ने और आदिवासियों ने मिलकर वो कानून की मांग की थी, वो ऐसे ही नहीं बना। उसको लागू करने के लिए अभी भी समुदाय संघर्ष कर रहे हैं और उसके बीच में आपने 4 और कानून ला दिए जो वो कानून को मार रहे हैं। सो दिस हमने वी सॉ दिस इन कॉलोनियल ब्रिटिश राज। हमने देखा कि एक तरह जब हमारे आदिवासी और छोटे किसान संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश ज़माने में, तो ऐसे कानून लाए गए उनको खुश रखने के लिए ताकि संघर्ष थोड़ा ठंडा हो, छोटा नागपुर एक्ट एंड ऑल दैट। और जैसा वो संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया तो आपने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ला दिया। Now, how do elections take place? That's the other issue. पैसे का क्या रोल है इलेक्शन में? सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ी सुन लिया 2 दिन पहले कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। मगर सवाल आप और हमारे लिए ये है
कि अगर आम इंसान आज समझ गया है कि सांसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या एमएलए बनने के लिए इतने इतने करोड़ की ज़रूरत है, तो कौन इलेक्शन लड़ सकता है और वो पैसे कहाँ से आएंगे और कौन इतना पैसा दे सकता है। और जब चुनाव आयोग एक कैंडिडेट और पार्टी के हिसाब लगाते हैं कि कितना खर्चा कौन कर रहा है, तो क्या जब केंद्रीय के 10 मंत्री आके एक राज्य में बैठ जाते हैं 1 महीने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ, कि वो भी खर्चा ऐड होता है कि नहीं वो पार्टी में या वो कैंडिडेट में। सो वी आर सीइंग अ कंप्लीट टॉपल एंड कैप्चर ऑफ द सिस्टम, और इसकी वजह से हमारी लोकशाही, मुझे लगता है, इज नाउ बीइंग कॉल्ड एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ठीक है, हम चुनाव हमारे हो रहे हैं, it's not a constitutional democracy anymore, where fundamental rights, directive principles, etc. should be the guiding stars of the policy makers and government. इसीलिए चुनौती हमारे लिए बहुत है। तो the thing is, in the midst of all this, you have what we call is the hate pyramid. The hate pyramid. ये देश ने देखा है कई सालों से कि hate as political tool, मतलब जब नफरत को एक राजनीति में आने के लिए इस्तेमाल किया गया, हमने देखा है 10, 15, 20, 25, 30, 40 सालों से दंगे होना, उसके बाद कौन सी पार्टी जीतती है, दंगे और दंगा, इवन राइट्स इज द रॉन्ग वर्ड, हिंसा के पहले नफरत भरी जबान और नफरत भरे लेख का क्या रोल होता है आम इंसान को चुप करने के लिए, ताकि वो आम इंसान वो हिंसा जब होती है तो कुछ बोले नहीं या कुछ करे नहीं, पैरालाइज हो जाए। वी हैव सीन हेट एज अ पॉलिटिकल टूल, नाउ वी आर सीइंग हेट एज स्टेट पॉलिसी एंड हेट एज मीडिया टूल along with the government. So we are seeing the media aiding the state policy. And when I talk about media, I'm not just talking about the commercial media, television media, जिसका मैंने अभी जिक्र किया. I'm also talking about social media. और ये बहुत ज़रूरी है समझना. I know हम लोग सब जो आंदोलन में हैं, संघर्ष करते हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब पत्रकारिता का हाल इतना बुरा है तो कभी कभी वो एक साधन हमें मिल जाता है, वो तो हमको लेना ही चाहिए. मगर मैं हमारी जो संगठन है CJP, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, हम लोग नफ़रत को लेकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ संपर्क अक्सर रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फेसबुक के जो एल्गोरिथम्स हैं वो वायरल, जो हम बोलते हैं ना वायरल होगी चीज़, वो वायरल, वही चीज़ जल्दी वायरल हो जाती है जिसमें नेगेटिविटी और नफ़रत भरे वर्ड्स हो. उनके एल्गोरिथम्स ही ऐसे कंस्ट्रक्टेड हैं. और सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, हिंदुस्तानी में, हिंदी में भी, असमीज़ में भी, अहोमीज़ में भी, मराठी में भी, हो सकता है उड़िया में भी, पता नहीं. हमने ये स्टडी किया है. एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि दिसंबर 2021 में वो एक अजीब और गरीब, मैं तो उसको धर्म संसद नहीं मान सकती, जब आप धर्म संसद कह के आप तलवार उठा के किसी का कत्ल करने की का ऐलान करो, मगर वो कही हुई जो धर्म संसद थी हरिद्वार में, वो दिसंबर 2021 में पब्लिसाइज होके हुई. वही यति नरसिंह आनंद, जिसका नाम अभी हम लोग सब जानते हैं, 2.5 साल पहले अगस्त 2018 में हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट डाली थी फेसबुक में. हाँ, हमने बोला था कि ये आदमी फेसबुक पे उसके 7 या 8 लाख फॉलोअर्स, 7 to 8 लाख फॉलोअर्स, और प्लीज़ आप इनके ये यहाँ पे बोल रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप आर्म योर सेल्व्स एंड मेक श्योर यू आर रेडी टू अटैक मुस्लिम्स, इस तरह की बातें. तो जैसे उन्होंने धर्म संसद में बाद में कही, वो फेसबुक पर पहले भी कहते थे. दूसरा एक उदाहरण है राजा सिंह, जो तेलंगाना के MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के. ये 2-3 लोगों के खिलाफ हमने लगातार कंप्लेंट की फेसबुक को कि देखिए इस तरह की वो आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और उसका नतीजा आपको ग्राउंड पे एक ना एक दिन मिलेगा. फेसबुक का लाजवाब जवाब था कि हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के ये खिलाफ नहीं है, आप उनके साथ संपर्क कीजिए.
तो दिस इज़ हाउ, और ये हमने सिर्फ हमारे उदाहरण दिए, हमारे साथ फेसबुक की ये जो पॉलिसी है उसको लेकर फेसबुक के एक्स एम्प्लॉयज़ ने भी बहुत सारे आंदोलन चलाए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो एक स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, स्टेट, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, मीडिया, कॉरपोरेट्स, इसको हमें समझना, मेरे पास पूरे जवाब नहीं है, हमने समझने की कोशिश शुरुआत की है, हमें साथ में बैठ के हम सब आंदोलन से जुड़े हुए हैं, समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हम ये हमारी बात को जो हम लेना ऑल्टरनेट बातें जो हैं विच वी वांट टू टेक टू द पीपल, हम थोड़ी बहुत ले पाएंगे मगर ठीक से नहीं ले पाएंगे, बीच बीच में खटास आ जाएगी, टूट आ जाएगी। एक ज़माना था कि बाबा साहेब हो, लोहिया जी हो, गांधी जी हो, आम्बेडकर साहब हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तो 8 पत्रिका निकाली अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने तो पत्रकारिता एक आंदोलन का हिस्सा समझा। ये सब हमारे नेताओं ने। क्या यह आज मुमकिन है कि आप इस तरह की पत्रिका निकाल के गांव-गांव में फैलाएं ताकि लोग पढ़ें? मैं तो बोलती हूँ या सुने, पॉडकास्ट करना है तो आप आवाज़ सुन लीजिए आपके लीडरों का। हमको कुछ न कुछ इसके बारे में गहराई से, सुधीर यहाँ बैठे हुए हैं, हम सालों से इस तरह की आधी अधूरी चर्चा हमारी होती हैं कि हम किस तरह एक इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेट मीडिया की बात कर सके जो एक संवैधानिक राजनीति से जुड़ी हुई, जहाँ पे आदिवासी के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, ज़मीन जंगल ज़मीन के अधिकार की बातें, भूखमरी की बातें, बेरोज़गारी की बातें के ऊपर गहराई से चर्चा हो और सामान्य इंसान के पास उस तरह की बातें आए ताकि कुछ न कुछ एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स निकलने की संभावना हो। दोस्तों, ये जो नफ़रत भरी राजनीति के बारे में मैंने थोड़ी बहुत का, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि हम सब इसको झेलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बैठे हुए सब लोग उसके खिलाफ अपने आप कुछ न कुछ करते ही होंगे, मगर कानून हमारे पास है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 याचिका हैं हेट स्पीच को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ये सवाल कि ये क्यों ऐसे लीडर ऐसे बोल रहे हैं, क्यों ऐसे टेलीविज़न चैनल्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये देश को बांट रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के रिमार्क्स हमने पढ़े अखबार में। हमारे पास कानून होते हुए भी लागू नहीं किए जाते। हाँ, सीजेपी जाता है, हम जाते हैं NBDSA के पास, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कोई गलत कार्यक्रम जारी हुआ, 7 दिन के अंदर कंप्लेन करो, फिर 14 दिन उनको दिया जाता है जवाब के लिए, फिर आपका रिजॉइंडर। ये हमने किया है, हमने 50 बार किया है। फिर हियरिंग होती है, 50% ऑफ द टाइम हमको फेवरेबल ऑर्डर मिल जाते हैं। वो वीडियो निकलते NBDSA के ऑर्डर निकलते कम से कम 8 महीना ऑलरेडी यूट्यूब पे 12-13 लाख व्यूअरशिप हो गई होती है। तो हम इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये तो हम कर रहे हैं, कंप्लेन करके निकालो, कंप्लेन करके निकलवाओ। जब तक मुझे लगता है कि आवाम और जनता के बीच में एक मुहिम नहीं चलेगी इस तरह की मीडिया कवरेज के खिलाफ, and that is also linked to alternate journalism, that is also linked to understanding कि हमारे सांसद और हमारी असेंबलीज में किस तरह के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़के आ रहे हैं या कॉर्पोरेट के बलबूते पे आ रहे हैं। All these questions are linked and somehow we need to understand the linkages. एक सपना मेरा रहा करता था 2004 के इलेक्शन में, फिर 2009 में हमने कहा कि ऐसे 40 सीट हम लोग ढूंढे देश में और 40 ऐसे आंदोलनकारी लीडर को हम लोग खड़े करें जो अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं और हम सब उनके लिए काम करें ताकि कम से कम 40 से 60 लोग ऐसे सांसद में बैठे एज अ लॉबी ऑफ द पीपल। क्या लगता है आपको हो सकता है क्या? कौन सी पार्टी मानेगी कि वहाँ पे सीट छोड़ दो? तो रूलिंग पार्टी तो छोड़ दीजिए, क्या विपक्ष मानेगी? क्या विपक्ष की नीति और उनकी नीति में कितना फ़र्क है? सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक इश्यूज जिसके बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत है।
I really welcome the time and the opportunity given to me to come here today for such a prestigious lecture.